हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यासपीठ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है उसमें हमें ए और बी सेक्शन ही करना है, सी सेक्शन हमें करना नहीं है। ए सेक्शन में 5 क्वेश्चन और बी सेक्शन में 3 क्वेश्चंस ही हमें अटैम्प्ट करने हैं। तो इस हिसाब से जो कोर्स तैयार किया गया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कवर की है जिसमें उस कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन प्लस टाइप्स, मेथड्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। एक क्वेश्चन आपको मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का मिलेगा। देन थर्ड यूनिट में यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड है, और फिफ्थ और रिकंसिलेशन, और फिफ्थ यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये टॉपिक हमने इस कोर्स में कवर किए हैं। इनको कवर करने से आपके ये 5 क्वेश्चंस इन 3 यूनिट करने से, साथ ही साथ क्योंकि थर्ड यूनिट के लिए हमें ओवरहेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक टॉपिक हमने सेकेंड यूनिट से भी लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। तो ये करने से आपके 5 क्वेश्चन ए सेक्शन में और 3 क्वेश्चन, क्योंकि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने हैं। ए यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएगा, थर्ड यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएगा और फिफ्थ यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम 6 क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि हमें बी सेक्शन में क्वेश्चंस कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन ही करने हैं। तो इस पूरे को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है, और इस कोर्स को डिज़ाइन करने के साथ आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट। तो एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो ये एक ब्रांच है, किसकी? अकाउंटिंग की। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, शाखा है लेखांकन की। जब ब्रांच की बात करते हैं तो जैसे आपने अभी तक एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो देखिए आज का टाइम जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं? तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सिर्फ सेल्स ही फैक्टर नहीं है कि हम सेल्स प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन में आपके ही प्रोडक्ट के साथ 4 जने और है जो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो आप अपनी सेल्स प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते। तो क्या कर सकते हैं हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, कॉस्ट अगर हमने कम करी, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट और सेल्स का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से ही हमें मतलब नहीं है, इसके साथ साथ हमें किसके ऊपर ध्यान देना होगा? कॉस्ट पर भी ध्यान देना होगा। और उस कॉस्ट की अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली कॉस्ट होती क्या है, व्हाट इज कॉस्ट? तो कॉस्ट मीन्स द अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेड टू अ गिवन थिंग। किसी वस्तु विशेष पर किया गया व्यय ही क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। वो वस्तु के साथ सेवा भी हो सकती है, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन के लिए है, कोल्ड ड्रिंक के लिए है, केमिकल्स के लिए है। तो इन सब के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे बनाने में, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। नाउ व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की अगर हमें कॉस्ट फाइंड करनी है तो क्या यूज लेंगे हम? कॉस्टिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द एंड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिकल्स, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कुल मिलाकर जहां से कॉस्ट स्टार्ट होती है और जहां एंड होती है, उस पूरे को, मतलब कॉस्ट सेंटर तक, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट तक जब तक हम उसको लगा नहीं देते, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर अभी आगे आएगा। ये कॉस्ट यूनिट क्या है? आप जिस किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप उसको मेजर किस में करते हो? जैसे आप दूध लेने जाते हो तो बोल दो 1 लीटर दूध दे दो। पेट्रोल अब जब हम फिल करवाते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल। सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम किलो, आधा किलो के हिसाब से बात करते हैं। तो ये जो किलो, आधा किलो, लीटर, ये सब क्या होती है? उनकी कॉस्ट यूनिट होती है। तो वैसे ही जब
एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसका मैन्युफैक्चर करता है, तो वो किस में उसको मेज़र करता है, वही उसकी क्या होती है, कॉस्ट यूनिट होती है। जैसे सीमेंट है तो टन पर बैग है, स्टील टन है, ब्रिक्स पर 1000 ब्रिक्स हैं। अगर हम कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो नंबर है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो किलोवाट आवर है, होटल की बात करें तो पर रूम पर मील है, और हॉस्पिटल्स की बात करें तो पेशेंट पर डे है। तो ये जो है इनकी, ये क्या है, दीज आर दी कॉस्ट यूनिट, लागत इकाई। ये इनकी क्या है, लागत इकाई है। नाउ कॉस्ट सेंटर, जहां पर वो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर कहते हैं। जैसे दूध डेयरी पे मिलता है तो डेयरी इज द कॉस्ट सेंटर, पेट्रोल पेट्रोल पंप पे मिलता है तो पेट्रोल पंप इज द कॉस्ट सेंटर। ये भी दो तरह के होते हैं, इम्पर्सनल और पर्सनल। मतलब जहां लोकेशन होती है या इक्विपमेंट होता है वो इम्पर्सनल होते हैं, और जहां पर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं वो क्या होता है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहलाता है। कॉस्ट सेंटर इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ दो तरह के सेंटर्स होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में सिंपल जिसका काम प्रोडक्शन करने का होता है, और सर्विस कॉस्ट सेंटर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, सप्लाई डिपार्टमेंट है जो मटेरियल को सप्लाई करेगा, परचेज जो परचेज करेगा। तो ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट है, और जो मेन प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, मशीन शॉप्स हैं, वेल्डिंग शॉप्स हैं, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग के, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकते हैं या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग की भी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहला कॉस्ट ज्ञात करना, लागत निर्धारण। अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो और फिर आप उसको सेल करोगे मार्केट में, तो क्या कॉस्ट होगी उसकी, कॉस्ट में ही तो आप प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल करोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करोगे। कॉस्ट कंट्रोल, अगर आपको कॉस्ट की नॉलेज है कि इस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट में कमी कैसे लाते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है। और बेसिकली कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं उनको ये करना अनिवार्य होता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ मेन इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन और लागन लेखांकन में अंतर क्या है, तो इट्स प्रोवाइड्स, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये कॉस्ट कंट्रोल करता है और कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस देता है। इसका नेचर, इट क्लासीफाई रिकॉर्ड्स प्रेजेंट एंड इंटरप्रेटेड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जितने भी मनी के ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी मनी के फॉर्म में आप ट्रांजैक्शंस करते हो, उनको रिकॉर्ड और क्लासीफाई करता है, जबकि ये सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड जो होते हैं उसी को रिकॉर्ड करता है। फाइनेंशियल में हिस्टोरिकल डाटा यूज लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में P&L कब बनता है, बैलेंस शीट कब बनती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल आप एक्सपेंसेस कर चुके हो, वो डेटा जो है आपके पास वो पुराना है, मतलब कि पास्ट डेटा है। लेकिन इसके अंदर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कि मुझे एक मोबाइल बनाना है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी मैं पहले से डिसाइड करके चलूँगा। और अगर हमें किसी से कंपेयर करना है तो वी कैन ऑल्सो यूज हिस्टोरिकल डाटा, पुराने डाटा भी हम यूज ले सकते हैं। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके यूजर्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है, जबकि सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इंटरनल मैनेजमेंट को ही इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ये डिटेल्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट के बारे में हमें बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। टाइम पीरियड, जनरली ये 1 साल में बनाया जाता है, लेकिन इसको जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी इसको बनाया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कितनी तरह की कॉस्ट हो सकती है, टाइप्स ऑफ
कॉस्ट। फर्स्ट यूनिट में जब आप देखेंगे तो दो ही टॉपिक है, एक तो ये थियोरेटिकल पार्ट है और दूसरा है मटेरियल कंट्रोल का। तो दोनों ही जो क्वेश्चन आने हैं फर्स्ट यूनिट में इसी में से आने हैं, इसके बाहर तो क्वेश्चन जाना ही नहीं है फर्स्ट यूनिट में से। वैसे ही थर्ड और फिफ्थ यूनिट में भी है। सबसे पहला बाय नेचर और एलिमेंट, इसको हम इसके साथ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सेक्शन के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और बी सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट है, जहां हमें डिटेल में समझाना होगा। और आई थिंक कि इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का। बाय फंक्शन क्रियात्मकता के आधार पे, बाय वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता के आधार पे, और बाय डिसीजन मेकिंग निर्णय के आधार पे। तो हम कॉस्ट को इन कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं लागत के तत्व बाय नेचर और एलिमेंट, और इसको हम दूसरे नाम से जब डिफाइन करेंगे तो होगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। रिलैक्स होके समझें इसको, ये सारा मैटर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा, जैसा ये पूरा है एज इट इज़। इसीलिए मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश में टाइप किया था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको आराम से पढ़ सकें। और बड़ा ही शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में है, टोटली टारगेटेड विद द एग्जामिनेशन। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है कॉस्ट का वो होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। तो अब जब आप देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, कॉस्ट कैसे निकलेगी, मतलब कॉस्ट में क्या क्या लोगे, तो वो किससे बना है, पहली चीज मतलब मटेरियल, दूसरा किसने बनाया है लेबर, और तीसरा उस पे कितने आपने एक्सपेंसेस किए हैं, यही तो कॉस्ट होती है। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, दीज आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको सेक्शन ए सेक्शन में आता है तो शॉर्ट में समझाना है उसको कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, और अगर बी सेक्शन में आता है तो उसको थोड़ा लेंदी करके समझाना है। कैसे देखते हैं। अब मटेरियल भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मटेरियल की जब हम बात करें तो सपोज अगर आप एक रजिस्टर बनाते हैं, कोई रजिस्टर बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें मटेरियल, रजिस्टर के लिए मटेरियल क्या होगा, पेपर। तो पेपर इज द मटेरियल। उसको बनाने के लिए जो लोग लगेंगे, पर्सन्स जो हैं, जो उस मशीन पे काम करेंगे, वो लेबर। और फिर उसके लिए जो आप एक्सपेंसेस करोगे, चाहे फैक्ट्री का रेंट है, चाहे सैलरी है, वेजेस है, इंश्योरेंस है, बहुत से एक्सपेंसेस हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तभी तो क्या आएगी, कॉस्ट। अब इनको आगे हमने वापस एक अलग कैटेगरी में बांट दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये सारी चीज़ें क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। और ओवरहेड्स का एक ऊपरी व्यय का एक अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग या कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका एक और अलग से वीडियो बना हुआ है। तो 3 तरह के ओवरहेड्स हैं। वैसे तो ओवरहेड्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तौर पे, लेकिन मेनली है जो हम ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करते हैं, मेनली यही। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आपको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। जैसे अगर बुक है तो पेपर, अगर आप शर्ट पहन रहे हो तो वो क्लॉथ, कपड़ा, बटन्स जो लगते हैं शर्ट के ऊपर, वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, और वो आपको अपने फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे। डायरेक्ट लेबर, जो उस पर्टिकुलर मशीन पे काम कर रही है लेबर, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कहते हैं। जैसे एक लेबर जो इस मशीन को ऑपरेट करती है और इससे मैन्युफैक्चर करती है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। अगर वो छुट्टी पे चला गया तो उसके इक्विवेलेंट ही जो नॉलेज वाला पर्सन होगा वो ही उस मशीन को चला सकता है। अब आपने एक वॉचमैन भी खड़ा कर रखा है, एक सुपरवाइजर भी रख रखा है, वॉचमैन पूरी फैक्ट्री का, वॉचमैन छुट्टी पे चला गया तो क्या मशीन पे काम नहीं होगा, बिल्कुल काम होगा। तो वॉचमैन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, अभी आगे देखेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी
एक्सपेंसेस एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के लिए किए जाते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, रॉयल्टी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट मटेरियल की। ऐसे बहुत से मटेरियल्स होते हैं जो आपको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर, तो मशीन चलाने के लिए ऑयल, बार बार आपको ऑयल देना पड़ेगा। अब वो ऑयल आपको फाइनल प्रोडक्ट में रजिस्टर में थोड़ी मिल रहा है। या कॉटन वेस्टेज, मशीन को साफ करना है बार बार, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा है लेकिन वो यूज हो रहा है प्रोडक्शन में। तो ऐसा मटेरियल जो आपको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा है, नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वो उस प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, अप्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। और ऐसे ही होता है लेबर, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, मेंटेनेंस वर्कर है, गार्ड है, वॉचमैन है, ये सारे एज अ होल वर्क करते हैं, किसी पर्टिकुलर के लिए काम नहीं करते। जो पर्टिकुलर के लिए काम करता है वो है डायरेक्ट, और जो एज ए होल काम करता है वो है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी फैक्ट्री रेंट है, रेट्स है, पावर, लाइटनिंग, जिसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किसी बेसिस पे बांट सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दे ऑल आर नोन एज ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स को वापस हमने फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और इसका पूरा एक वीडियो मैंने कि फैक्ट्री में कौन कौन आता है, ऑफिस में कौन कौन आता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, वो पूरा उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है। नाउ बाय फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट। तो जब हम मटेरियल और लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ते हैं तो जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है? प्राइम कॉस्ट। और जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं, OH मतलब ओवरहेड्स, तो ये जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है? फैक्ट्री कॉस्ट। और जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाती है? ऑफिस कॉस्ट। और जब ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो आ जाती है हमारी टोटल कॉस्ट। तो ये फंक्शन के बेस पे अलग अलग कॉस्ट है। ये पूरा हम डिटेल में यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। नाउ वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। शॉर्ट में समझा देता हूं, बाकी आप स्टडी मटेरियल में पढ़ लेना, आगे मैंने लिख रखा है। फिक्स्ड, नॉट रिलेटेड विद आउटपुट, जिसका आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, आपने एक फैक्ट्री जो है वो रेंट पे ले रखी है, अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो रेंट किस बात का, इंश्योरेंस किस बात की, सैलरी किस बात की? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, वो तो हमें देने पड़ेंगे। तो आउटपुट हो चाहे नहीं हो, आपको रेंट तो देना ही है। अब साहब आउटपुट अच्छा खासा आउटपुट हो रहा है, 1 लाख यूनिट का आउटपुट हो गया, रेंट 10,000 रुपए है, तो फैक्ट्री का जो मालिक है, मतलब उस जगह का जो मालिक है, वो ये आके थोड़ी कहेगा कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया साहब, अब तो आप रेंट बढ़ा दो। नहीं, इट डजेंट मीन्स कि वो हमेशा के लिए वो फिक्स होगा, नहीं। जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। किराया बढ़ रहा, अब 1 साल हो गया, किराया बढ़ा दो, इंश्योरेंस अलग, सैलरी अब इंक्रीमेंट दे दो। वेरिएबल, डायरेक्टली रिलेटेड विद आउटपुट, अगर आउटपुट होगा तो एक्सपेंसेस होंगे, आउटपुट नहीं होगा तो नहीं होंगे, आउटपुट कम होगा तो एक्सपेंसेस कम होंगे, सॉरी, और आउटपुट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर और मटेरियल है, बिजली का बिल है, और मशीनों में जो ऑयल और वो यूज़ हो रहा है, फ्यूल यूज़ हो रहा है, वो सारे वेरिएबल्स हैं। सेमी वेरिएबल एक फिक्स लेवल तक, फिक्स सर्टेन लेवल लिख देते हैं, सर्टेन लेवल तक तो वो फिक्स रहते हैं और उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाते हैं। पोस्टपेड मोबाइल का बिल, अपने लैंडलाइन मोबाइल, लैंडलाइन का बिल महीने के 300 रुपए फिक्स है, 299 फिक्स है।
अब इसमें आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको 1000 मिनट फ्री मिलेगा, 100 SMS फ्री मिलेगा, इतने GB डाटा मिलेगा। इसके बाद अगर आप जाते हो तो आपको 2 पैसे पर मिनट चार्जेस लगेंगे। इसके बाद आप SMS करते हो तो 1 रुपये पर SMS लगेगा। तो पहले तो एक सर्टेन लेवल तक वो फिक्स था, लेकिन उसके बाद क्या होने लग गया, वो बढ़ने लग गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी एक एग्जांपल है। बाय डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी कॉस्ट्स आती हैं, जैसे रिलीवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट है। इररिलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती हैं, जो मैनेजरियल डिसीजन से चेंज हो जाती हैं, और इररिलेवेंट जो नॉट अफेक्टेड बाय मैनेजरियल डिसीजन। जैसे एक दुकान थी, अनप्रॉफिटेबल थी, उसको बंद कर दिया। जैसे ही बंद करोगे तो वहाँ जो आपके लोग जॉब करते हैं वो निकल गए, तो कोई वेजेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो ये तो हुई रिलीवेंट। लेकिन अगर आपने पहले से ही किराया दे रखा है, प्रीपेड रेंट दे रखा है, आपने जो भी अपने इक्विपमेंट्स हैं उसकी कोई कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है, स्क्रैप हो गया वो, तो वो क्या हुई, इररिलेवेंट। क्यों, क्योंकि उसका कोई रिलेशन ही नहीं रहा, वो तो लगनी है, लेकिन वेजेस बंद हो जाएंगी। तो ये रिलीवेंट और इररिलेवेंट कॉस्ट। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी कॉस्ट पूछ सकता है वो। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन से नाम ही पता चल रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने की जो कॉस्ट आती है, जैसे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन 3 के करने से सीधा किस में बदल जाता है, वो फिनिश गुड्स में बदल जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा सिंपल, इसको हम जनरल ही हमारे वर्ड्स में समझ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होती है, अवसर, और ये तभी आती है जब हमारे पास किसी भी चीज़ के 2 ऑप्शंस होते हैं। 2 में से जो भी एक ऑप्शन आप छोड़ दोगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, समझे, सिंपल सा। जैसे सेलिंग ऑफ सेमी फिनिश प्रोडक्ट एट ₹50 पर यूनिट। कोई एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास एक ऑप्शन है कि वो 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उसको बेच सकता है, और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो उसको और आगे प्रोसेस करके मोर वैल्यूएबल, मतलब उस 50 की जगह 100 रुपये में भी बेच सकता है, 150 रुपये में भी बेच सकता है। तो अगर वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है तो वो ये 50 रुपये मिस कर देगा। क्यों, क्योंकि अब वो बेचेगा नहीं उसको। जब बेचेगा नहीं तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को क्या किया, छोड़ दिया। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शट डाउन, काम बंदी लागत। बहुत बार ऐसा होता है कि मटेरियल का शॉर्टेज है, पर्टिकुलर लेबर हमें नहीं मिल रही है, उसकी वजह से हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है, या वो प्रोडक्शन हमें बंद करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमें कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं, शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, ये तो सारे हमें करने पड़ेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शट डाउन कॉस्ट। संक कॉस्ट, जो हमने पास्ट में डिसाइड कर ली बट अब फ्यूचर में हम उसको काम में नहीं ले रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट कहते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीन, मान लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने सोच रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें फ्यूचर में हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। तो जब फ्यूचर में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो भी उसने उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोच रखा है, जो भी उसने कॉस्ट लगा रखी है, ठीक है, और अब जब टाइम आया तो उसने क्या किया, रेंट पे ले लिया, पब्लिक कैरियर यूज लिया, तो उस केस में जो भी ड्राइवर की वेजेस है, फ्यूल्स हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, संक हो जाएगी। दीज आर कॉल्ड संक कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का भी मतलब है कि प्रेजेंट और फ्यूचर कैश एक्सपेंडिचर जो कि चेंज होगा डिसीजन के अकॉर्डिंग। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके डिसीजन के नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे कंपनी हैविंग ओन ट्रांसपोर्ट बट वांट्स टू एम्प्लॉय पब्लिक कैरियर, कंपनी के पास खुद के पास ट्रकें हैं माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन वो यूज नहीं ले रही है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ले रही है। तो उस केस में जो भी उसका ड्राइवर है ना, या जो भी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से आएंगे,
क्योंकि ट्रक तो चल नहीं रही है। जब चल नहीं रही है तो वहाँ से इनकम तो हो नहीं रही है, तो वो कहाँ से जाएंगे, वो उस मैन्युफैक्चरर की जेब से जाएंगे और उसे हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इम्प्यूटेड आरोपित लागतें जिसे हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट जब डिसीजन लेना होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कॉस्ट में यूज नहीं लेते क्योंकि हमारे कॉस्ट में कहीं काम की नहीं है, बट जब डिसीजन लेना होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने कैपिटल लगाई है तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। नाउ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, लागत ज्ञात करने की विधियां। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन जिसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सिवाय नॉन प्रॉफिट के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जितने भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसमें अगर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है तो एक ही तरीका है, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाओ। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का टू फाइंड कॉस्ट, लागत ज्ञात करना। और जब कॉस्ट निकालनी है तो किसकी कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की। तो क्या सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज एक नेचर के होते हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं, सबके यूज अलग अलग होते हैं। साबुन है नहाने के लिए काम आता है, दूध है पीने के लिए काम आता है, शर्ट है पहनने के लिए काम आता है। सर्विसेज में आप कॉलेज जाते हो, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल्स हैं, तो सबकी सर्विसेज अलग अलग है, सबके नेचर अलग अलग है। तो यहाँ पर कॉस्ट भी निकालने के लिए तरीके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अलग अलग होंगे। तो वो तरीके कौन कौन से हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इस साल। सबसे पहला तरीका है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मतलब एक साथ एक बार में काम किया, जॉब कॉस्टिंग। जैसे प्रिंटिंग प्रेस में काम होता है या फर्नीचर की दुकान में काम होता है, एक ऑर्डर आता है, जैसा आप 100 टेबलें बनानी है, तो वो जो 100 टेबलें बनानी है एक ही स्पेसिफिकेशन की, वो जॉब है। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम हो रहा है, रिपेयरिंग वर्कशॉप के अंदर काम हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जब कॉस्ट हमें निकालनी होती है तो हम क्या यूज लेते हैं, जॉब कॉस्टिंग यूज लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सिंपल सा है, कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ होता है, चाहे आप मकान बना रहे हो, चाहे आप सड़क बना रहे हो, चाहे बिल्डिंग बना रहे हो, किसी तरह का भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर होता है तो हम कौन सी मेथड यूज लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, ऐसे प्रोडक्ट जो किसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उनकी कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज लेंगे। प्रोसेस का मतलब यहां पर इनपुट कुछ और है और आउटपुट कुछ और होगा, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। जैसे केमिकल्स इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, पेट्रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने डेयरी प्रोडक्ट्स में छाछ इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूं प्रोसेस कॉस्टिंग को समझाने के लिए। क्या छाछ आपको डायरेक्ट मिलती है, नहीं, उसके लिए इनपुट क्या करना पड़ता है, दूध, दूध से क्या बनता है, दही, दही के बाद क्या बनती है, छाछ। तो ये पूरा एक प्रोसेस हुआ। तो अगर आपको छाछ की कॉस्ट निकालनी है, बटर मिल्क की कॉस्ट निकालनी है, तो कौन सा मेथड यूज होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज होगा। यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जहां प्रोडक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और एक ही प्रोडक्ट का बना हुआ होता है, उसमें कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड यूज होता है। तो यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड हम करेंगे, और ये ही हमारे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, जिससे हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ये तो सारे जो अभी हमने देखे थे ये प्रोडक्शन थे, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर होता था इनका। लेकिन अब सर्विसेज इंडस्ट्री भी है, सर्विस भी देती है। तो जहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री होती है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसकी कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। जैसे हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में आपका किराया क्या होगा, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, किराया क्या होगा, प्लेन में जा रहे हो, किराया निकालना है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट को बेड देते हो, रूम देते हो, सिनेमा हॉल में टिकट कितने रुपए का होगा, कॉलेज में फीस कितने रुपए की होगी। तो ये सारे जो
कैलकुलेशंस है, कॉस्ट निकालनी है, ये किसके थ्रू निकलेगी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। किसमें? जब सर्विस इंडस्ट्री होती है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट्स थे और इनमें से आपको ए सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के साथ।